गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारी संस्था करियर कैंपस में स्वागत है। पॉलिटी सेशन चल रहा है और पॉलिटी सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 1। संविधान में टोटल 22 भाग, 12 अनुसूची, क्योंकि जिस समय संविधान निर्माण हुआ उस समय 8 था, बट अभी प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची है और टोटल आर्टिकल्स की संख्या देखेंगे तो 395। तो ये जो 22 भाग है उसमें से पहला भाग जो है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। पहले भाग में 1 से लेकर के 4 तक ले आर्टिकल्स समाहित है। तो उन सारे आर्टिकल्स क्या क्या प्रावधान करता है इसके बारे में हम पहले समझेंगे। ये लिखे हैं भाग 1 और भाग 2 हम थोड़ा सा यहाँ लेकर के चले हैं, क्योंकि दूसरा वीडियो हमारा पार्ट 2 जो आएगा संविधान का भाग 2 का, तो चैप्टर 2 तो नागरिकता से। तो यहाँ पर भाग 1 है जो कि आर्टिकल्स 1 से लेकर के 4 तक ले जो भी विषय है सब इसी संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आता है, जिसमें किसके बारे में चर्चा है तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो भाग 1 है इसमें बताया गया है कि भारत के राज्य और संघ के बारे में बताया गया है। भारतीय राज्य और भारतीय संघ किस तरह से है, कैसे है, इन सब चीजों के बारे में प्रावधान यहाँ पर किया गया है। दूसरा भाग कहता है 5 से 11 तक ले। संविधान का भाग 2 जो है 5 से 11, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो संविधान का भाग 1 में 4 मात्र आर्टिकल है, 1 से 4 तक ले। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं और इसमें इसका मेन पूरे इस भाग में किसके बारे में हम पढ़ेंगे तो संविधान के भाग 1 में भारत के राज्य और संघों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल्स क्या प्रावधान की हुई है या कर रही है, क्या बता रही है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स और अनुच्छेद पहला क्या कहता है। पहला कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। पहला आर्टिकल कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। देखिए इस आर्टिकल से अगर हम देखें कि पहला आर्टिकल्स अनुच्छेद जो है वो क्या बता रहा है, तो इसमें हम देखिए केवल ये तो याद कर लें कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इसके अलावे भी हमें इनसे क्या क्या चीजें हैं बारीकी जो समझना है, तो वो हम कंसेप्ट को समझते चलेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि भारत राज्यों का जो संघ है डेट इज, इसमें एक और बात आता है निकल करके कि हमें इस आर्टिकल से देश के नाम के बारे में पता चलता है। देश का नाम क्या है तो इसमें ही लिखा गया है इंडिया डेट इज भारत, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ था कुछ दिन पहले भी। तो ये जो बातें लिखी गई है कि इंडिया डेट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, इसके बारे में भी कहाँ जानकारी है तो आर्टिकल्स फर्स्ट में अनुच्छेद 1 में बताया गया है। तो देश का नाम पता चलता है, एक तो इंडिया और दूसरा है कि भारत, वही इंडिया जिसका नाम भारत है। इस पर कई घमासाने चली राजनीतिक गलियारों में कि भारत होना चाहिए पहले इंडिया होना चाहिए। तो इस पर ये विषय वस्तु हमारा नहीं है डिसाइड करने का कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वो अपना जो विधि के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं वो अपने इन चीजों पर बारीकी से ध्यान दे सकते हैं। तो देश का नाम तो सबसे पहले आर्टिकल्स 1 से पता चलता है कि इंडिया डेट इज भारत के बारे में जो बताया जा रहा है, तो ये जानकारी भी हमें इसी आर्टिकल से मिलता है। और क्या मिलता है भारतीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी, भारतीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या मिलता है हमें तो भारतीय क्षेत्रों के साथ साथ भारत का जो राज्य व्यवस्था है, राज्य पद्धति के कैसे प्रकार है, किस तरह से वो काम कर रहा है वो भी पता चलता है। राज्य पद्धति के प्रकार की जानकारी मिलती है। और क्या पता चलता है तो और पता चलता है कि संविधान में यह बताया है कि भारत में संविधान जो है वह संघीय व्यवस्था के ढांचाओं का निर्माण कर रहा है। तो संघीय ढांचा, संविधान संघीय ढांचा प्रावधान कर रहा है, प्रावधान करता है। तो ये
ये जितनी भी पॉइंट है यहाँ पे वो सारा पॉइंट से हमें इस केवल एक आर्टिकल से पता चल रहा है। आर्टिकल्स पहला भारत के राज्यों के बारे में बताया जा रहा है, भारत के संघ शासित क्षेत्र जो है यूटी उसके बारे में पता चल रहा है। इसमें एक और बात हम अगर देख सकते हैं कि यहाँ से हमें एक और चीज की जानकारी मिलती है। क्या है वो? तो भारत के जो क्षेत्र है, भारत के जो क्षेत्र है, संघ है, भारत राज्य क्षेत्रों के जो संघ है यानी कह सकते क्षेत्र है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो संघ के बारे में, एक है राज्य के बारे में, और एक है क्या? तो विदेशी क्षेत्रों के अधिग्रहण के बारे में, विदेशी क्षेत्रों के अधिग्रहण। तो ये तीनों क्षेत्र के बारे में अलग अलग तरह से यहाँ पर बताया गया है कि भारत में संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और यूटी वाले जो संघ शासित क्षेत्र हैं, इसके अलावा भी भारत विदेशी क्षेत्रों को जो अधिग्रहित कर सकता है, उसे अपना सकता है। उन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी आर्टिकल्स 1 से प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल्स 2 में क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत विदेशी क्षेत्रों को, जो दूसरे देश का क्षेत्र है या स्वतंत्र है, उसके बारे में आर्टिकल्स 2 क्या कहता है। तो आर्टिकल्स 2 कह रहा है कि भारत का जो संसद है, संसद विदेशी क्षेत्रों को अधिग्रहित कर सकता है, विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिला सकता है। यह काम कौन कर सकता है? तो संसद। साथ ही साथ यह भी कहता है कि भारतीय जो संसद है, संसद राज्यों का गठन भी कर सकता है। तो ये आर्टिकल्स 2 में जो बातें हैं कि भारतीय क्षेत्र के अलावा जो दूसरा क्षेत्र है, दूसरे देश के अधिकार में या स्वतंत्र है, वैसे क्षेत्रों को भी संसद भारत में मिला सकता है। तो यही आर्टिकल्स 2 से ये पता चल रहा है कि दूसरे देशों को भी हम छीन सकते हैं, ले सकते हैं, हथिया सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल्स के द्वारा? तो आर्टिकल्स 2 के द्वारा। और यह काम कौन करेगा? तो संसद करेगी। कौन करेगी यह काम? तो संसद करेगा। नेक्स्ट अब देखते हैं आर्टिकल्स 3 में। तो आर्टिकल्स 3 क्या कहता है? अगर हम देखें कि आर्टिकल्स 3 क्या कहता है कि संसद क्या करेगी? तो भारतीय क्षेत्रों के अंदर राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन, राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन, साथ ही साथ राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो तीसरा आर्टिकल्स कहता है कि भारत अपने क्षेत्र के अंदर, भूभाग के अंदर जो राज्य है उसको एक राज्य को तोड़ करके दूसरा राज्य बना सकता है, साथ ही साथ उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है, नवीन राज्यों का निर्माण कर सकता है। ये तीसरा आर्टिकल्स कर रहा है। तो अगर हम इन सारे आर्टिकल्स को देखें तो एक बार देखते हैं आर्टिकल्स फर्स्ट क्या कहता है। तो आर्टिकल्स पहला कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारतीय क्षेत्रों के बारे में बताता है। भारत जो देश है इसके नाम के बारे में भी पता हमें कहाँ से चलता है? आर्टिकल्स 1 से। अब आते हैं कि आर्टिकल्स 2 क्या कहता है। तो विदेशी क्षेत्रों को हम छीन सकते हैं, ले सकते हैं। संसद विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिला सकता है। तीसरा क्या कहता है? तो तीसरा आर्टिकल्स कहता है कि भारत का अंदर में जो राज्य है उसका पुनः निर्माण किया जा सकता है, साथ ही साथ उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये तीसरा आर्टिकल्स है। अब चौथा आर्टिकल्स क्या कहता है? अब देखेंगे कि हम आर्टिकल्स 4 क्या कहता है। आर्टिकल्स 4 कहता है कि आर्टिकल्स 2 और 3, ध्यान दीजिएगा जरा सा, आर्टिकल्स 2 और 3 में किया गया संशोधन आर्टिकल्स 368 के संशोधन से
बाहर होगा, बाहर होगा। अर्थात क्या है इसका मतलब, यानी कह रहा है आर्टिकल 14 बोलते हैं, चौथा यानी 4 आर्टिकल्स नंबर जो है वो कह रहा है कि आर्टिकल्स 2 और 3 में यदि किसी प्रकार का संशोधन होता है, बदलाव होता है, जो संसद कर रही है, यह संशोधन कभी भी जो 368 का संशोधन होता है, क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति की बातें में बात करेंगे तो 368 आर्टिकल 368 से है, तो 2 और 3 जो आर्टिकल्स है उसमें जो भी संशोधन होगा वह आर्टिकल 368 से बाहर होगा, वह इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 368 में शामिल नहीं होगा, उससे बाहर होगा कौन, आर्टिकल्स 2 और 3। क्यों ऐसा है, किस लिए है, ये सब बातें हैं, इसलिए कि ये सारे जो प्रावधान है, ये सारी बातें हैं, ये संसद के अंतर्गत होगा और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप की बात नहीं कर रहा है कि कोई दूसरा इसमें हस्तक्षेप किसी प्रकार का होगा। साथ ही साथ ये भी बात है कि यह संशोधन जो होगा आर्टिकल्स 2-3 में, ये इस तरह के जो विधेयक लाया जाएगा, इसमें जो संशोधन होगा, इसमें जो प्रावधान होगा वह साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, लेकिन 368 से इसको इसीलिए बाहर भी रखा गया है। तो ये सारी आर्टिकल्स हम समझ गए कि आर्टिकल 4 में क्या क्या प्रावधान है, लेकिन मेन है कि इन 4 आर्टिकल्स तो हम समझ गए। अब आता है बात क्या कि भारत में राज्यों के निर्माण में संसद के पास कौन सी शक्ति है, तो ये समझना थोड़ा सा है। इसके अलावा भारत के क्षेत्रों में संसद का योगदान राज्यों के पुनर्गठन में, तो अब देखिए अभी हम बताएं कि राज्यों का निर्माण जब होगा, राज्यों के पुनर्गठन या निर्माण में संसद का क्या रोल है, तो सबसे पहली बात है कि जब कभी भी किसी प्रकार के नए राज्यों का निर्माण का बात आएगा, नए राज्यों के निर्माण में निर्माण से संबंधित विधेयक कहाँ प्रस्तुत होगा, तो संसद में। कहाँ प्रस्तुत होगा, संसद में। अब एक और बात आती है कि जब कभी भी राज्यों के निर्माण, पुनर्गठन, सीमा, इन सारे चीजों से लेकर के अगर कोई विधेयक संसद में पारित होती है, प्रस्तुत की जाती है, उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होता है। तो ये भी याद रखेंगे कि प्रस्तुत करने से पहले पूर्व सहमति किसकी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति की। तो पूर्व सहमति किसका होना चाहिए, राष्ट्रपति का होना चाहिए। अगर हम किसी प्रकार के आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन करने की बात करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ विधेयक यदि संसद में प्रस्तुत करेंगे तो उससे पहले राष्ट्रपति की सहमति होना आवश्यक है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति की सहमति के संबंध में, जब ये विधेयक राष्ट्रपति से सहमति जाती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, जिस भी राज्य से, मान लेते हैं कि यदि वह बिहार से संबंधित है, जैसे 2000 में बिहार से अलग एक नवीन राज्य झारखंड का निर्माण किया गया, तो ये झारखंड निर्माण के संबंध में जो विधेयक संसद में गया होगा तो उससे पहले वो राष्ट्रपति से सहमति ली गई होगी, पूर्व सहमति। अब राष्ट्रपति के पास जो ये सहमति को लेकर के विधेयक गया होगा तो राष्ट्रपति उस पर एक मत जानने का प्रयास करते हैं कि वाकई में क्या सही में ऐसा है कि राज्य का निर्माण होना चाहिए या नहीं। इस संबंध में एक मत जानने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस राज्यों से, यानी कौन सा राज्य, तो बिहार से वो सहमति लेने के लिए, मत जानने का प्रयास करते हैं और उसके लिए वो विधेयक भेजते हैं वहां से सहमति लेने के लिए। तो ये हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो राज्य का विधान मंडल है, यदि वो जो भी सिफारिश अपना किया उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं, वो बस एक एज ए फॉर्मेलिटी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकें कि पूर्व सहमति राष्ट्रपति से लेना आवश्यक है। अब राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस विधेयक को संबंधित राज्यों के विधानमंडल में मत हेतु भेजते हैं।
हालांकि ये सहमति जो भी दे पक्ष या विपक्ष में, वो सहमति मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी सहमति अनिवार्य है, लेकिन हाँ एक फॉर्मेलिटी लिया जाता है। लेकिन एक और बात याद रखेंगे कि अगर नवीन राज्यों के निर्माण की जब बात आएगी तो जरूरी नहीं है कि आप राज्यों के विधानमंडल से सहमति लेकर के ही यह काम करे संसद, ये बिना सहमति के भी काम कर सकता है संसद। इस तरह का प्रावधान किया गया है राज्यों के निर्माण के संबंध में। तो संसद का योगदान राज्यों के पुनर्गठन में क्या है, एक दो पॉइंट था यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब आता है, अब देखिए 1947 का विधेयक भारत को स्वतंत्र, तो स्वतंत्र रूप से अगर भारत की हम बात करें कि भारत जब स्वतंत्र होता है तो यह कौन सा विधेयक आया था जिसके आधार पर भारत को दो भागों में बांटा गया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो 1947 का जो विधेयक था उससे, तो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आया और भारत का इसमें क्या हो गया, विभाजन हो गया। भारत का विभाजन हुआ तो एक बना पाकिस्तान, अब भारत तो है ही भारत, इंडिया। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक विवाद का कारण बना क्या, तो कुछ ऐसे क्षेत्र, जैसे अगर हम समझेंगे तो भारत में कई प्रकार के क्षेत्र थे। एक तो था देसी रियासत, देसी रियासत। दूसरा था ब्रिटिश प्रांत का क्षेत्र, ब्रिटिश प्रांत का क्षेत्र। और एक था केंद्र शासित प्रदेश वाला क्षेत्र, यूटी का। देखिए होता क्या है कि ब्रिटिश प्रांत का जो डायरेक्ट रूप से ब्रिटिशों के अंतर्गत में वो क्षेत्र था, वो तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। भारत उसके जब स्वतंत्रता की बात आई तो उसे डायरेक्ट भारत के अंतर्गत आ गया। यूटी में भी कोई किसी प्रकार का ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। राज्यों के भारत का निर्माण में ये पूरे जो क्षेत्र थे अलग अलग बटे हुए, उसको एकत्र करने में ज्यादा, लेकिन समस्या तब हुई जब देसी रियासत वैसे क्षेत्र थे, वैसा क्षेत्र है जहां पर क्या हुआ कि स्वतंत्र रूप से वहां पर राजशाही चल रहा था। और इसमें जो प्रावधान किया गया, भारत को स्वतंत्र करने की बात आई तो वहां पर एक प्रावधान आया कि देसी रियासत के संबंध में कि ये क्षेत्र, ये राज्य का क्या होगा, ये क्या भारत में मिल जाएगा, क्या पाकिस्तान में मिलेगा, या ब्रिटिश के अंतर्गत ही रहेगा, या फिर क्या होगा। तो देसी रियासत के संबंध में ब्रिटिशों ने क्या किया कि ये प्रावधान कर दिया कि ये तो या तो पाकिस्तान के साथ आ जाए, या फिर इंडिया हिंदुस्तान के साथ आ जाए, या तो ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रहे। तो ये तीन कंडीशन आया और इसमें कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जो भारत के साथ आए, कुछ पाकिस्तान के साथ चले गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि ना ही तो भारत के साथ आए ना पाकिस्तान के साथ आए, वो कहे कि हम स्वतंत्र अस्तित्व के साथ रहेंगे। तो इस तरह की समस्याएं जब सामने आई तो जाकर के अगर हम देखेंगे तो कई सारे प्रावधान हुए। अब देखिए यहाँ पर देसी रियासतों का विलय से संबंधित कुछ पॉइंट है। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत में टोटल कितने देसी रियासत थे बटे हुए भारत अलग अलग क्षेत्रों में, तो 552 था। 552 था। सभी क्षेत्र भारत के अंतर्गत आराम से आसानी से जिस तरह से मिलना था मिल गया, लेकिन 3 गो ऐसे क्षेत्र थे जो विवाद में बन गए। एक है जूनागढ़, दूसरा है हैदराबाद और तीसरा है जम्मू कश्मीर। तो देखिए 552 में से आराम से कितना मिल गया, 3 गो को अगर हम घटाएंगे तो 449। तो 449 जो क्षेत्र थे वह भारत के क्षेत्रों में आया, लेकिन 3 गो विवाद में बन गया, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर देसी रियासतों के विलय से संबंधित 5 जुलाई 1947 को एक कमेटी बना। उस कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। उनको सहयोग देने के लिए कौन थे, तो वीपी मेनन जी। और इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के तहत जितने भी भारत के क्षेत्र थे सबको भारत का एकीकरण कर दिया गया। एक राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण हुआ।
इसमें इसीलिए भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस को मनाते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाला बातें हैं, सारी पॉइंटें। अब देखते हैं कि जो आज नहीं मिलना चाहा, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहा, जो विवाद में बना, उस पर फोकस करते हैं। फोकस करने वाला बात सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसमें आ जाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जितना अगर बात करें, जब स्वतंत्र इसको छोड़ा गया तो यहाँ पर जो राजा था जिसका नाम था हरि सिंह, यहाँ के राजा का नाम क्या था? हरि सिंह, जो कि एक हिंदू शासक थे। लेकिन अगर देखें कि उस राज्य में जम्मू कश्मीर में जो जनसंख्या था, जो प्रजा, वह ज्यादातर मुस्लिम थे। तो यहाँ पर ये होने लगा कि ये तो स्वतंत्र अस्तित्व अपना बनाए रखना चाहता था, लेकिन उधर से पाकिस्तान इस पर चढ़ाई कर दिया। आ गया बेचारा टेंशन में जब आया तो भारत से सहयोग मांगा। तो सहयोग मांगने के बाद भारत के जो उस समय सरकार, भारत में सरकार के अंतर्गत काम कर रहे थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह सब थे, तो उन लोगों ने इस पर अपनी एक सहमति दी कि ठीक है, इसे हम भारत में तो मिला लेंगे, हम आपका सहयोग भी देंगे, सब चीज करेंगे, हम बचाएंगे आपको, लेकिन आपको इसका एक कथी करना होगा कि आप भारत का अंग बन जाए, भारत में शामिल हो जाए और इसे लिखित रूप से प्रमाणित करें। तो उसी को कहते हैं विलय पत्र। क्या बोलेंगे हम? विलय पत्र। विलय पत्र। तो ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया कौन? राजा हरि सिंह। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर दिया। अब ये हिस्सा बन गया भारत का। दूसरा क्या कहानी है? जूनागढ़ का। उससे पहले हैदराबाद में हम लोग आ जाते। हैदराबाद में निजाम था, निजाम मीर। इसने अपना स्वतंत्र रहने के ठान लिया था कि हम अलगे रहेंगे। तो यहाँ पर सैन्य कार्रवाई किया गया, सैन्य कार्रवाई। सैन्य कार्रवाई में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसके तहत हैदराबाद को भारतीय क्षेत्रों में मिला लिया गया। और देखें तो सितंबर 1948 में 1948 में यह हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बन गया। तीसरा आता है जूनागढ़। जूनागढ़ में महावत खान, महावत खान। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर महावत खान ये भी भारत में नहीं मिलना चाह रहा था, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो भारत में मिलकर के भारत में मिलना चाह रहा था। तो यहाँ पर एक जनमत संग्रह कराया गया, जनमत संग्रह, कि क्या वाकई में, और ये कहता था कि हम नहीं मिलेंगे क्योंकि ये शासक के अंतर्गत आ रहा था, शासक वर्ग में था, शासक था, लेकिन जनता चाह रही थी कि हम भारत में रहे। तो जनमत संग्रह के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि क्या जूनागढ़ भारत में रहेगा या पाकिस्तान में चला जाएगा। तो याद रखेंगे कि ये जूनागढ़ में जनमत संग्रह के द्वारा महावत खान था उस समय शासक, और इसे 20 फरवरी 1948 में भारत के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो जूनागढ़ को 20 फरवरी 1948 में भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर, याद रखेंगे, 26 अक्टूबर 1947 को भारत में इसका विलय हो गया। तीसरा आता है हैदराबाद। इसको 1948 में सितंबर में भारत में इसको शामिल किया गया। यहाँ था, कौन था शासक यहाँ पर? तो निजाम मीर, निजाम मीर। तो ये तीनों रहा विवाद में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है इसमें। संविधान निर्माण के समय, अब देखिए भारत का जो संविधान वो बना, तो भारत का संविधान जब बन गया 1950 में लागू हुआ, सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस संविधान में देखा गया कि भारतीय जो क्षेत्र है, संघ है, उन सभी क्षेत्रों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में, A B C D या क ख ग घ। तो ये 4 वर्ग देखने को मिला, एक A B C D। इसमें
अलग अलग क्षेत्रों से सभी राज्यों को शामिल किया गया था, जैसे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, कैटेगरी वाइज राज्य इसमें देखने को मिला। इसमें ही याद रखेंगे कि ए कैटेगरी के अंतर्गत ही बिहार भी था। बिहार किस कैटेगरी में शामिल था? ए में। और डी में केवल एक ही था, अंडमान, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार केवल डी कैटेगरी में और बिहार ए कैटेगरी में था। संविधान निर्माण के समय जब राज्यों का निर्माण हुआ था, जो अलग अलग संविधान में देखने को मिला वो कैटेगरी वाइज था। लेकिन अब यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा रोचक कहानी आती है। 1956 जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ, अब इसके पीछे भी कई सारे स्टोरी हम आगे बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये नहीं कि भाग जाइएगा। 1956 में क्या हुआ कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जब भाषा के आधार पर राज्यों को लेकर के मांग चलने लगी तो उसके बाद कमेटी बनाई गई और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जब ये बात आई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया और यहाँ पर 14 राज्य स्टेट और 14 गो स्टेट और 6 गो यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश। ये 1956 में। और फिर क्या आता है 2019, हालांकि अभी तक कई सारे प्रावधान आएंगे, 14 में एक बनाए, लेकिन 2019 में क्या होता है, यहाँ पर 28 गो राज्य और 9 गो यूटी बना। लेकिन बाद में चल करके 2020 में यह एक और प्रावधान आया और यहाँ पर जो अंडमान निकोबार कहते हैं, दादर नगर हवेली जो था, दादर नगर हवेली एवं दमनदीप, इस दोनों यूटी को एक ही में मर्ज करके एक यूटी के रूप में, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया। तो यहाँ पर ये जो टोटल देखते हैं तो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी है भारत में। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में है। ये थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट है जिसको देखते चले हम। अब आता है राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित कुछ समिति कमेटी का गठन किया गया। धड़ आयोग, ये जो धड़ आयोग 1948 में इसका गठन किया गया, इसने अपनी रिपोर्ट दी, जून में लगभग इसका गठन होता है और इसने बताया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने से या गठन करने से मना कर दिया। उसके बाद आता है जेवीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी से होता पटाभी सत्तारमैया जी रहते हैं और इन्हीं तीनों के द्वारा इस कमेटी का काम हुआ, यानी कि भाषा का निर्माण आधार पर क्या राज्यों का गठन होगा, इसके लिए, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया जेवीपी समिति। और यह भी दिसंबर 1948 में, और इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से मना कर दिया। उसके बाद एक घटना घटती है। श्री रामुल्लू नाम का व्यक्ति था, एक श्री रामुल्लू, जिसने 56 दिन तक ले भूख हड़ताल किया और लास्ट में ये श्री रामुल्लू की मृत्यु हो जाती है। ये क्यों कर रहा था? तो इसका मांग था कि मुझे जो मद्रास क्षेत्र था, मद्रास यानी कि यहाँ पर जो तमिलनाडु की बात हम करेंगे, जो मद्रास क्षेत्र था उससे एक तेलुगु भाषी जितने भी लोग थे उनका डिमांड था कि मुझे इससे अलग, तेलुगु भाषी जितने भी लोग हैं उनके लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। और इसी मांग के कड़ी में श्री रामुल्लू 56 दिन तक ले भूख हड़ताल किया और लास्ट में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के कारण क्या होता है कि लोगों में ये आग बबूला और इस तरह से आक्रोश देखने को मिला कि लास्टली अक्टूबर 1953 में एक नवीन राज्यों का निर्माण हुआ, आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर का लगभग इसका निर्माण होता है। तो अक्टूबर 1953 में
एक नवीन राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ और भाषा के आधार पर हुआ। भाषा के आधार पर, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। अब जैसे ही एक राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ, उसी तरह से भारत के जितने भी अलग अलग राज्य वह सभी अपने हिसाब से भाषा के आधार पर वो लोग भी मांग करने लगा कि मेरा भी अलग होना चाहिए। मराठी कहने लगा मुझे अलग निर्माण करो, गुजराती कहने लगा मेरा अलग होना चाहिए, हिंदी भाषी अलग, मतलब सब में अलग अलग तरह से भाव ये उठने लगी, मांगे उठने लगी कि भाषा के आधार पर मेरा गठन होना चाहिए राज्यों का। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक फजल अली आयोग का गठन हुआ 1953 में। और फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दिया? रिपोर्ट तो 1955 में। इसने रिपोर्ट सौंपा 1955 में और फजल अली आयोग ने यह स्पष्ट कहा कि भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। इसने स्पष्ट कहा कि भाषा को आधार बनाया जाना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन इसने साथ ही यह भी कहा कि एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। इसने एक भाषा एक राज्य का कंसेप्ट नहीं दिया। तो याद रखेंगे, फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सहमति दी। फिर बाद में चलकर के 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और उसके आधार पर संविधान में संशोधन किया गया। और इसीलिए आप सब जानते हैं कि संविधान का भाग 7 जो है, जहां पर राज्यों को वर्ग वाइज अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था, भाग 7 था, वहां पर आज निरस्त हो चुका है। फिर बाद में जाकर के राज्यों का भाषा के आधार पर गठन किया गया। अब देखिए, भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल 28 राज्य और 8 यूटी है। आप देख सकते हैं सारा एकदम क्रम से। भारत स्वतंत्र 1947 में ब्रिटिश से तो हो जाता है, लेकिन भारत के कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पर कब्जा फ्रांसीसियों का था, कुछ ऐसे हिस्से भी थे जहां पर कब्जा पुर्तगालियों का था। तो जो फ्रांसीसियों के अंतर्गत था, जो पुडुचेरी का हिस्सा था, वह किसके अंतर्गत था? पुर्तगालियों के अंतर्गत, फ्रांसीसियों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? फ्रांसीसियों के अंतर्गत। तो फ्रांसीसी से पुडुचेरी को कब स्वतंत्र करा लिया गया? तो 1954 में। और 1954 में पुडुचेरी भारत के अंतर्गत शामिल हुआ, जिसमें अगर हम देखेंगे पुडुचेरी के कई हिस्से हैं, जिसमें अगर देखें ये एक आता है आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का हिस्सा जिसका नाम है यानम। उसके बाद एक आता है तमिलनाडु का पुडुचेरी। नेक्स्ट आता है पुडुचेरी का एक दूसरा हिस्सा कराईकल, जो कि तमिलनाडु में ही है। नेक्स्ट आता है केरल में माहे। तो ये सब क्षेत्र जो है ये पुडुचेरी का हिस्सा है, जो फ्रांसीसियों के अंतर्गत था। 1954 में इसे स्वतंत्र करा लिया गया। अब आता है कि पुर्तगालियों के अंतर्गत कौन सा हिस्सा था? पुर्तगालियों के अंतर्गत गोवा था और दमन द्वीप। गोवा और दमन द्वीप पुर्तगालियों के अंतर्गत था और इसे भारत में शामिल कर लिया गया, इसे स्वतंत्र करा लिया गया 1961 में। तो 1961 में दमन द्वीप और गोवा को स्वतंत्र करा लिया जाता है पुर्तगालियों से, यह भारत का हिस्सा हो गया। बाद में चल करके आप देखेंगे कि 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन यह स्वतंत्र हो गया 1961 में ही। दादर नगर हवेली तो 1954 फ्रांसीसियों के अंतर्गत था। तो ये सब देख लिए। अब हम देखते हैं कि भारत के ये जितने भी राज्य है, अलग अलग 28 राज्य, 8 गो यूटी है। तो ये सारा मैप पर भी आप अच्छे से आराम से देख रहे होंगे। अगर हम इसके गठन के संबंध में कुछ कुछ देखेंगे कि बाद में किस तरह से किसका गठन हुआ, तो इसमें 1-2 पॉइंट आता है। 2019 में जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में था, जिसको अलग करके 2 यूटी बनाया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया। एक बना लद्दाख और दूसरा बना जम्मू कश्मीर। तो ये 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद आता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1971 में। तो हिमाचल प्रदेश का 1971 में। नेक्स्ट आता है कि ये पंजाब
पंजाब और ये एक था नीचे हरियाणा का क्षेत्र है। तो हरियाणा में हिंदी भाषी के जो लोग थे उनका जनसंख्या अधिक था, तो हिंदी भाषियों के लिए एक नवीन राज्य हरियाणा बनाया गया, और जो पंजाबी लोग थे जो पंजाबी भाषा बोलते थे उनके लिए एक नवीन राज्य के रूप में पंजाब का गठन हो गया। तो ये दोनों राज्यों का गठन के अगर देखेंगे तो 1966 में, हरियाणा और पंजाब 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में। अब आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड 2000 में गठित हो जाता है। 2000 में 3 नए राज्यों का उदय होता है। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, यह है यूपी, इससे अलग कर दिया गया किसको? उत्तराखंड को 2000 में ही। अब क्या हुआ? 2000 में ही बिहार से एक नवीन राज्य झारखंड का अलग से गठित हो गया। ये भी 15 नवंबर को, ये सब नवंबर में स्टार्ट होता है। ये 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। और ये आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को भी एमपी से अलग कर दिया गया, इसको एमपी से, इसको बिहार से। तो बिहार से अलग बना झारखंड और एमपी से अलग बना छत्तीसगढ़। यहां पर तक क्लियर। अब हम इधर देखते हैं कि ये आता है 1 मई 1960। 1 मई 1960 को मराठी भाषा और गुजराती भाषा, तो मराठी जो बोल रहे थे उनके लिए महाराष्ट्र, और जो गुजराती लैंग्वेज के लोग थे उनके लिए गुजरात। तो 2 नवीन राज्यों के रूप में गठित हुआ 1960 में, मराठी और गुजराती के लिए, मराठियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजरात। उसके बाद ये अभी हम बताएं आपको कि 2019 में दादर नगर हवेली दमन और दीप जो था इसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन कर दिया गया। तो ये याद रखेंगे। गोवा 1961 में स्वतंत्र होता है और उसके बाद 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग एक तेलंगाना राज्य का निर्माण हो गया। कब? 2014 में। अब देखते हैं 1975। देखिए अभी हम बताए थे आपको कि आर्टिकल्स 2 जो है वह कहता है कि भारत का जो संसद है, भारत सरकार जो है, संसद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि विदेशी क्षेत्रों को भी भारत में शामिल किया जा सकता है। इसी के तहत भारत का ये जो अभी जो राज्य देख रहे हैं सिक्किम, यह 1975 में इसे भारत में शामिल कर लिया गया। बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी इसे प्राप्त होता है 1974 में संशोधन करके। तो ये 1975 में सिक्किम भारत के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सिक्किम को 75 में राज्यों का दर्जा प्राप्त हो गया। अब आता है कि सिक्किम के बाद 1972 में मेघालय 1972 में मेघालय, त्रिपुरा 1972 में, मिजोरम 1987 1987 में, मणिपुर का गठन 1972 में, नागालैंड का गठन 1973 में, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का 1987 में। देखिए 1947 में कई गो राज्य, एक तो अरुणाचल प्रदेश, एक आ गया आपका मिजोरम, और एक है इधर आपका गोवा। तो ये कुछ राज्य हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कब किसका गठन हुआ था, तो हम याद रख सकते हैं ये राज्यों के रूप में। और आज संविधान के भाग 1 से संबंधित जो पॉइंट था वो हम आपको बताने का प्रयास किए। आपको कैसा लगता है वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित चीजों को लेकर के हम आएंगे और उसको आसानी से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।